हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगे, जो मैंने आपको समझाया समझ में आए तो लाइक करना वीडियो को और शेयर कर देना। उसके बाद मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए कोई बिना देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक आज हमने लिया है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हम पूरा यहाँ पर डिटेल में आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स हैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, इनको अगर आप रेडी करोगे तो अच्छी तरीके से सिलेक्शन पा जाओगे। ठीक है, एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपना पहला टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म ही इसका नाम यहाँ पर क्यों लिखा गया है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन ही नाम क्यों दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जब कोई भी स्पीसीज़, ठीक है, अपने आप को कंटिन्यूसली रखना चाहती है तो वो रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसको नाम दिया गया है रिप्रोडक्शन। मान लीजिए कोई स्पीसीज़ है, एलिफेंट की स्पीसीज़ है, ठीक है, कंटिन्यू अपनी स्पीसीज़ को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसका अगर हम पर्टिकुलर डिफिनेशन अगर आपको बताएं तो आप लिख सकते हो द प्रोसेस बाय विच द स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो खुद से एक शॉर्ट नोट अपने बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आगे चल के काम भी आते हैं। मैं भी अपने शॉर्ट नोट्स आपके साथ में शेयर करती रहूँगी टेलीग्राम पर। आप चाहो तो वहाँ से भी क्वेश्चंस भी, एक मैंने पिछली बार भी पीडीएफ डाला था, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो रही बात यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जब कोई स्पीसीज़ अपनी स्पीसीज़ को कंटिन्यूसली रखना चाहती है तो वो रिप्रोड्यूस करती है, जिसको हम रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट्स हैं कुछ, इन पॉइंट्स को एक बार आप पॉइंट आउट कर लें। तो पहला पॉइंट्स हमारा क्या है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड। देखिए, यहाँ पर कोई भी स्पीसीज़ हो सकती है, कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है, तो वो एक सर्टेन पीरियड टाइम तक ही अपना रहता है। ठीक है, मीन्स जिंदा रहता है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका लाइफ स्पान किस तरीके का है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इज लाइफ स्पैन। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई स्पीसीज़ है, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म है, चलिए जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं एलिफेंट का। ठीक है, तो एलिफेंट है, उसने क्या किया, रिप्रोडक्शन किया, एक न्यू बेबी का यहाँ पर क्या हो गया, बर्थ हो गया, जन्म हो गया। ठीक है, एक नया एलिफेंट बेबी आ गया। उसके बाद में ये एलिफेंट बेबी जो अपनी पूरी लाइफ में, ठीक है, अपनी नेचुरल डेथ तक पूरा यहाँ पर टाइम ट्रैवल करता है, तो इस टाइम ट्रैवल को हमने लाइफ स्पैन कहा है। ठीक है, टाइम ट्रैवल मैंने यहाँ पर नाम क्यों दिया है, उससे आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, काफ़ी मूवीज़ वगैरह देखते हो, जैसे कि एवेंजर्स मूवी होगी, तो टाइम ट्रैवल तो उससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ उन वर्ड्स को यहाँ पर इंडिकेट करूँगी, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरीके से उसको याद रख पाओ। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको इंडिकेट कर सकते हो। मान लीजिए एलिफेंट है, उसका बेबी बर्थ हुआ है, तो उसने अपनी लाइफ में, ठीक है, जो भी यहाँ पर टाइम ट्रैवल किया अपनी टिल नेचुरल डेथ तक, जो यहाँ पर टाइम है बर्थ से लेकर के आपका यहाँ पर इस बेबी एलिफेंट का डेथ तक, ठीक है, तो इस डेथ तक का जो टाइम होगा इसको लाइफ स्पान बोला गया है। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। तो यहाँ पर एलिफेंट का, चलो यहाँ पर सबसे पहले तो सब लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ पर एलिफेंट का लाइफ स्पान कितना होता है। चलो मैं बताती हूँ, 70 से लेकर के आपका 90 ईयर्स तक इसका लाइफ स्पान रहता है। रोज़ का आप देख लीजिए 5 से 7 साल तक ज़िंदा रहेगा, 5 से 7 साल तक रहता है ज़िंदा। ठीक है, तो और यहाँ पर देख लीजिए बटरफ्लाई का यहाँ पर दिया ही है, उसके बाद में क्रो का दिया है आपका यहाँ 1 मिनट 15 साल तक ये ज़िंदा रह सकता है। डॉग की बात की जाए तो 16 से लेकर के आप 18 तक यहाँ पर इसकी लाइफ स्पान देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में पैरट का आपका यहाँ पर देख लीजिए 140 साल तक ये ज़िंदा रहने वाला होता है। ठीक है, हॉर्स का यहाँ पर 30 से 40 ईयर तक लाइफ स्पैन देखा गया है। क्रोकोडाइल का यहाँ पर आपको 60 साल तक देखने को मिला है। का आपको बता दें यहाँ पर 15 साल की यहाँ पर इसकी लाइफ स्पैन होती है। और ये बेनियान ट्री आपका देखने को मिला है 200 से लेकर के 500 ईयर्स तक इसको देखा गया है। ठीक है, ये इतने टाइम तक रह सकता है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करते हैं, राइस प्लांट की बात की जाए तो ये राइस प्लांट कितना टाइम तक रहते हैं। ठीक है, इसका ज़्यादा टाइम नहीं होता है, इसका मिनिमम यहाँ से 3 से 4 मंथ तक ही ये रहता है। ठीक है, उसके बाद फसल पक जाती है, सब लोग अपना फसल वगैरह काट लेते हैं, तो इतना ही इसका यहाँ पर देखा गया है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए क्रोकोडाइल का आपका 100 से लेकर के आपका 150 ईयर्स तक है। बेनियान ट्री का मैं बता ही चुकी हूँ 200 से लेकर के आपका 500 ईयर्स तक का लाइफ स्पान रहता है। ठीक है, तो इतना यहाँ पर इन चीज़ों के लिए आप लाइफ स्पान जरूर याद रखें। ऐसा नहीं है कि इन्हीं का याद रखना है, और भी बहुत से हैं। ठीक है, और भी स्पीसीज़ हैं, तो उनका भी आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए रिवीजन अपना करते रहिए। ठीक है,
एक पॉइंट मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप ये मत समझिए कि उसके साइज़ से यहाँ पर कोई भी रिलेशन है लाइफ स्पान का, ठीक है। ये पॉइंट आप पहला देख सकते हैं। यू मे नोट दैट लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी करेक्टेड विद देयर साइज़, ठीक है। तो साइज़ से यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है कि ये मत समझिए कि साइज़ छोटा है तो उसका लाइफ स्पान कम होगा, साइज़ बड़ा है तो लाइफ स्पान ज़्यादा होगा। साइज़ पर यहाँ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। टोटली डिपेंड करता है इनकी ईयर्स तक, ठीक है, जो कि सबका अलग अलग होता है। बनियान का अलग होगा, बट यहाँ पर फ्रूट फ्लाई का अलग होगा, हॉर्स का अलग होगा, हाउस फ्लाई का अलग होगा, सबका अलग अलग लाइफ स्पान देखा गया है, ठीक है। तो क्लियर रहे सब चीज़ें। कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना, पूछ सकते हो, डाउट मैं क्लियर कर दूँगी। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, वट एवर भी द लाइफ स्पैन, कुछ भी उसकी लाइफ स्पैन रही हो, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टनली, ठीक है। ये इस पर लाइफ स्पैन पर ये सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए कि लाइफ स्पैन पर डिपेंड नहीं करता है कि आप कितने, यहाँ पर देख लीजिए, अगर कहने का मतलब सिर्फ इतना है, यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पर देखिए लाइफ स्पैन पर डिपेंड नहीं करता है कि यहाँ पर लाइफ स्पैन मान लीजिए 30 डेज़ की है तो आप 30 डेज़ में यहाँ पर कोई भी स्पीसीज़ खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो वो तो एक सुनिश्चित है कि यहाँ पर 30 डेज़ के बाद में ख़त्म हो जाएगी, उससे पहले भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि उसको टिल यहाँ पर 30 डेज़ ही यहाँ पर इंडिकेट हुआ है तो 30 डेज़ ही है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी स्पीसीज़ देखिए अमर तो है नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कोई भी स्पीसीज़ जो है अपने टाइम से पहले भी जा सकती है, लेकिन टाइम के बाद ना जाए, ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है। मान लीजिए यहाँ पर 150 ईयर तक आपका ये जो कछुआ है वो जिंदा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर 160 साल हो जाए किसी को जिंदा रहते रहते, तो वो बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है, बट ज़्यादातर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसका जो लाइफ स्पैन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चलती है पूरी प्रोसेस। उससे पहले आप ये कछुआ देख लीजिए, अगर डेथ हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, वो एक नेचुरल डेथ मानी जा सकती है, या फिर कोई भी एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है। ये एक पर्टिकुलर दावा नहीं करता है कि आपका जो ये कोई भी स्पीसीज़ है वो 150 साल तक ही रहेगी या कोई भी इससे ज़्यादा जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल को छोड़ करके कोई भी स्पीसीज़, मान लीजिए आपका या राइस हो गया, ये टर्टल हो गया, या फिर हॉर्स हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, या फ्रूट फ्लाई हो गया, तो ये अपने क्या जो है इनकी डेथ जो है वो एक सुनिश्चित तौर पर आप मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके, ठीक है। बाकी सबके सब जाने ही हैं, सिंगल सेल जिंदा रहता है, ठीक है, वो जिंदा ही रहता है, उसकी यहाँ पर डेथ नहीं होती। काफ़ी स्पीसीज़ हैं जो कि आप देखते होंगे, ठीक है, जो यहाँ पर पृथ्वी पर मौजूद हैं, वो क्या करते हैं, अपनी स्पीसीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। जैसे ह्यूमंस भी हैं, स्पीसीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए अपना क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक है। ये टाइम से प्रोसेस चलती रहती है। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करने जा रही हूँ, जैसे कि जुवेनाइलिटी, मैच्योरिटी, एज एंड सेंस एंड डेथ, ठीक है। तो ये चार मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। तो जुवेनाइलिटी क्या होती है, देखिए जुवेनाइलिटी में स्पेलिंग आपको बता देती हूँ, जुवेनाइलिटी, ठीक है। जुवेनाइलिटी होता क्या है, तो ये एक ऐसी फेज़ है, ठीक है, जहाँ पर कोई भी स्पीसीज़ रिप्रोड्यूस करने से पहले आता है। आता है का मतलब क्या है कि रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, लेकिन वो उस फेज़ में पहुँचने वाला होता है, ठीक है। तो ये उसकी एक तरीके से बोल भी सकते हो कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, मतलब वो डेवलप हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर बोल सकते हो कि डेवलप द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, उसके अंदर जो एबिलिटी है, जो कि कैपेसिटी है, वो डेवलप हो गई है, तो उसको क्या करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो उस फेज़ को हमने जुवेनाइलिटी फेज़ में इंडिकेट किया था, ठीक है। और करते रहते हैं, मतलब ये तो फिक्स है, इसका कुछ वो है, वो नहीं है कि ये चेंज होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का सिर्फ सीधा सा मतलब ये है, कोई भी स्पीसीज़ अगर रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी है या फिर यहाँ पर वो मेच्योर हो चुकी है, उसको हम यहाँ पर जुवेनाइलिटी फेज़ के तौर पर पढ़ते हैं, ठीक है। अब मेच्योरिटी यहाँ पर क्या है, जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, कोई भी मान लीजिए यहाँ पर डॉग का कोई भी स्पीसीज़ ले लो, ठीक है, डॉग एग्जांपल लिया, को जन्म हुआ, ठीक है, आपका जुवेनाइल फेज़ आया, जुवेनाइल फेज़ के बाद में अब मेच्योरिटी आई, तो अब वो क्या है, अब वो रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी है, तो इसको यहाँ पर मेच्योरिटी के नाम से दिया गया था, ठीक है। अब एज एंड सेंस की बात करें, एजिंग एंड सेंसेस, ठीक है, एजिंग एंड सेंसेस। तो यहाँ पर एजिंग और सेंसेस का मतलब यहाँ पर क्या आप समझे। अब यहाँ पर देखिए एजिंग एंड सेंसेस का मतलब यहाँ पर आप सीधा सा समझ लीजिए कि जब आप यहाँ पर कोई भी स्पीसीज़ को देख लें, ठीक है, जुवेनाइल फेज़ कर लिया, मेच्योरिटी कर लिया, ठीक है, अब क्या आया उसका, यहाँ पर एक तरीके से बोला जाए तो यहाँ पर वो मेच्योर होने के बाद में वो एक एजिंग में चला गया, मीन्स यहाँ पर उसको बुढ़ापा भी बोल सकते हो कि वो बुढ़ापे की फेज़ में चला गया। उसके बाद में क्या होता है, आपका आता है यहाँ पर डेथ का फेज़, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म अपनी जो भी लाइफ स्पैन उसने जी थी, उसके बाद उसकी जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो ये चार फेज़ में आपका यहाँ पर लाइफ स्पैन डिपेंड करता है, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ, चार फेज़ में यहाँ पर लाइफ स्पैन डिपेंड करता है, सभी फेजेस के आपको नाम पता होने चाहिए, ठीक है। तो लाइफ स्पैन सबसे पहला तो आपका
यहाँ आप सभी ने पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिपीट किया था, जुवेनाइलिटी फेज़, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पर क्या आया था, मैच्योरिटी फेज़, ठीक है, जिसमें कि रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। थर्ड में एजिंग मीन्स बुढ़ापा आना चालू हो गया था। उसके बाद में 4 डेथ, सारी एक्टिविटी यहाँ पर जो होती है वो सब समाप्त हो जाती है। इसके बाद कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। कंप्लीटली यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ स्पान यहाँ पर इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। चाहो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, लाइफ स्पान हमेशा, ठीक है, 4 फेज़ पर डिपेंड करता है। आपके चारों फेज़ यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, जुवेनाइलिटी फेज़, मैच्योरिटी फेज़, एजिंग एंड डेथ, ठीक है। जुवेनाइलिटी में क्या होता है, रिप्रोड्यूस करने के लिए वो तैयार होते हैं, स्पीसीज़ कोई भी स्पीसीज़ ले सकते हो। मैच्योरिटी में रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, एजिंग में उसका बढ़ापा फेज़ आने लगता है, उसके बाद में एक्टिविटी उसकी खत्म होने के बाद डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में जो रिप्रोडक्शन हुआ था, जो स्पीसीज़ का, जो नई स्पीसीज़ जो यहाँ पर नया इंडिविजुअल आया था, अब उसका भी इसी तरीके से लाइफ स्पैन चलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक रिपीट प्रोसेस होता है। मीन्स यहाँ पर कोई इंडिविजुअल ने न्यू इंडिविजुअल बनाया, ठीक है, उसका लाइफ स्पैन अब फिर से दोबारा इसी फेज़ से रिपीट होगा, जुवेनाइलिटी, मैच्योरिटी, एजिंग एंड डेथ से, ठीक है। तो आई होप सभी लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट अब अपना टॉपिक उठा लेते हैं। क्या टॉपिक है हमारा, ठीक है, रिप्रोडक्शन इज़ एन बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच, यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट देख लीजिए, रिप्रोडक्शन इज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, जो बेबी होता है, ठीक है, कोई भी स्पीसीज़ का बेबी रिप्रोड्यूस किया उसको ऑफ स्प्रिंग भी बोल देते हैं, टू सिमिलर इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर या क्या यहाँ पर बताना चाह रहा है आपको, ये रिप्रोडक्शन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि एक नए इंडिविजुअल को जो उसी के जैसा होता है उसको यहाँ पर वो जन्म देता है, ठीक है। और दूसरी आसान भाषा में इसको यहाँ पर बताया है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज पेरेंट्स, ठीक है। दोनों तरीके से जो आपको बेस्ट लगे वो आप तरीका समझ सकते हो, चाहिए समझ लीजिए, चाहिए। और का मतलब यहाँ पर दूसरी डिफिनेशन से होता है कि जो दूसरी डिफिनेशन है वो आपको यहाँ पर दी गई है, जिसको फर्स्ट समझ में नहीं आ रही वो दूसरे से आप समझ सकते हो, ठीक है। सो अब यहाँ पर देख लीजिए आप, रिप्रोडक्शन हम लोगों ने समझ लिया क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पर उसको बताया, हमने समझाया है। There is a large diversity in the biological world and each organism has evolved in own mechanism to multiply and produce offspring, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी आप कह सकते हो कि लार्ज डाइवर्सिटी है, किसकी, यहाँ पर बायोलॉजिकल वर्ल्ड के नाम से भी उसको बताया गया है, ठीक है। तो देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैड इवॉल्व ओन मैकेनिज्म, सबकी अपनी अपनी मैकेनिज्म होती है अपने ऑफस्प्रिंग या फिर कोई भी न्यू इंडिविजुअल है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। सब अपनी मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक स्पीसीज़ की मैकेनिज्म है तो दूसरे की उससे मैच करेगी, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। अब मान लीजिए ह्यूमन है, ह्यूमन का जो है, जो न्यू ऑफस्प्रिंग या बेबी बर्थ होता है वो यहाँ पर 9 मंथ में होता है, ठीक है। उसमें सबका अलग अलग है, एलिफेंट में कुछ और होता है, रैट में कुछ और होता है, सब स्पीसीज़ का अलग अलग यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबकी मैकेनिज्म अलग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, द ऑर्गेनिज्म हैबिट, इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट्स रिप्रोड्यूस, ठीक है। सब चीज़ें जो यहाँ पर डिपेंड करती हैं वो किस तरीके से यहाँ पर स्पीसीज रिप्रोड्यूस कर रही है उसके ऊपर यहाँ पर आपको समझाया गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले अपना टॉपिक उठा लेते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, बेस्ड ऑन वेदर द पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म ऑफ टू प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। देख लीजिए यहाँ पर बताया है आपको, जो रिप्रोडक्शन है आपके 2 तरीके से बताए गए हैं, एक एसेक्सुअल और दूसरा यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने पढ़ रखा है, डिटेल में पढ़ रखा है, लेकिन आज मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाऊंगी, ठीक है। एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। आप इस तरीके के नोट्स मेरे पास में है, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें सबके सब, वहाँ पर जाकर आप ये PDF भी ले सकते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। सो पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेंगे, प्रॉब्लम हो रही होगी ना देखने में। When offspring is produced by a single parent with और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, देखिए यहाँ पर कोई गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सभी को पता है। बट नो फ्यूजन ऑफ गैमीट, यहाँ पर कोई भी गैमीट में फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह भी सकते हैं, ठीक है। तो offspring that are produced are not only identical or another but are also exact copy of their parents। देखिए यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर दें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो offspring आपका यहाँ पर आया, ठीक है, कोई भी स्पीसीज रही हो एसेक्सुअल से रिलेटेड, ठीक है, जो यहाँ पर offspring प्रोड्यूस हुआ वो आइडेंटिकल सेम होता है और एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट होता है, हमेशा सिमिलर दिखने वाले होंगे, ठीक है। मान लीजिए जस्ट एग्जाम्पल आप अमीबा का ले लीजिए, अमीबा की तरह ही दिखेगा, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर एक और यहाँ इंडिकेट करें, मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल सिमिलर होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। देयरफॉर इट हेल्प्ड इन कन्वर्जन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इसी तरीके से इनकी जो जनरेशन है वो कंटिन्यूसली रहती है, ठीक है।
इट इज़ सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस, यहाँ पर ये सिंपल है और फास्ट प्रोसेस है। चलिए अपना देखिए बाय सेल डिवीज़न, यहाँ पर मियोसिस और एमाइटोसिस डिवीज़न बताया है, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स हैं, हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। ये शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पढ़ लिया तो आप डेफिनेटली क्लियर कर लोगे। मेरा बताया हुआ भी नहीं पढ़ा ना, तो अगर ये नोट्स से आप पढ़ लोगे तो भी आप बहुत जल्दी क्वालिफाइड कर लोगे एग्ज़ाम को, ठीक है। कम से कम आप पूरा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर के थोड़ा सा सुन लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा और आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए बाय सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न यहाँ पर देख लीजिए, माइटोसिस और एमाइटोसिस डिवीज़न यहाँ पर बताया है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर फॉर मोनेराज प्रोटिस्टान द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू और गिव राइज इन न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। ये एग्जांपल आपके एग्जांपल के तौर पर बताए गए हैं, मोनेराज और प्रोटिस्टान्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिनट में कलर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मोनेराज एंड प्रोटिस्टान, तो दे ऑर्गेनिज्म पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू, ठीक है, टू राइज इंडिविजुअल, ठीक है। यहाँ पर कोई भी मोनेरा आपने ले लिया, मोनेरा है मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या टू इंडिविजुअल यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, और जो दोनों प्रोड्यूस है वे दोनों सेम, तीनों को हम अगर देखें तो वे सेम होते हैं, आइडेंटिकल और मॉर्फोलॉजिकल, जो मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले भी बता दिया था, रिपीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप किधर गया, मॉर्फोलॉजिकल जेनेटिकली सेम होता है, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, और आइडेंटिकल सेम बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, चलिए तो यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट आप इंडिकेट कर देते हैं। दस इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इट ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देखिए जब कभी भी सेल डिवीजन होता है तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को किस तरीके से यहाँ पर इंडिकेट करेंगे, ठीक है। व्हेन ए सेल डिवाइड इनटू टू हाल्वी, टू हाल्वी का मतलब मान लीजिए कोई भी यहाँ पर अमीबा ले लीजिए, ठीक है। अमीबा का यहाँ पर क्या हुआ, पार्टीशन हो गया टू में, ठीक है, टू डॉटर सेल्स बनती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टू हाल्वीज बोल दिया, यहाँ पर ये वर्ड इंडिकेट कर दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको क्या बोल सकते हैं, ये एक बाइनरी फिजन है जो कि यूग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा में देखा जाता है, ठीक है। व्हेन द डिवीजन इज यूनी इक्वल, कभी भी इक्वल नहीं होता, यूनी इक्वल होता है, उसमें इसको क्या बोलते हैं, बर्डिंग बोलते हैं। जैसे बर्ड्स के थ्रू यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एक स्पीसीज मान लीजिए, ठीक है, ईस्ट मान लीजिए, ठीक है, या फिर बर्डिंग प्रोसेस आप इस तरीके से इंडिकेट करिए, छोटी सी यहाँ पर एक बर्ड निकल आती है, तो ये बर्ड क्या होती है, आगे चल के धीमे धीमे यहाँ से पार्टीशन में अलग हो जाती है, तो यहाँ पर एक ये अलग होने के बाद में एक नया इंडिविजुअल बना लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से इंडिकेट किया। बर्डिंग का क्या मतलब होता है, बर्ड्स निकल आती हैं, बर्ड्स आगे चल के थोड़ा सा अलग हो जाएंगी, अलग होने के बाद एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में व्हेन ए सेल डिवाइड मोर देन टू डॉटर सेल, जब कभी भी कोई सेल, ठीक है, जब कभी भी कोई सेल होगी वो मोर देन टू डॉटर सेल, ठीक है, दो डॉटर, हमेशा देख लीजिए अमीबा में, ठीक है, यूग्लिना, पैरामीशियम में टू डॉटर सेल्स थी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मल्टीपल फिजन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर टू डॉटर सेल नहीं है, मल्टीपल फिजन हो रहा है, तो मल्टीपल सेल्स प्रोड्यूस होंगी, तो इसको हमने मल्टीपल फिजन के तौर पर बोला, जिसमें प्लाज्मोडियम में देखा गया है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर प्लाज्मोडियम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। अंडर अनफेवरल कंडीशन, ठीक है, कोई भी अनफेवरल कंडीशन हो, अमीबा शो, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इसको क्या बोला है, एनसिस्टमैन और मल्टीपल फिजन, ठीक है। दोबारा रिपीट करते हैं, जब यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो अमीबा क्या यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर मल्टीपल फिजन होगा, और एनसिस्टमैन इसको न्यू नेम यहाँ पर आप बता सकते हो, कह सकते हो, ठीक है। ये नेम ज़रूर याद रखें, ऐसे ऐसे नेम आपको, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको BSc नर्सिंग में कहीं पर पूछ दिया अमीबा शो एनसिस्टमैन, ठीक है, उसके बाद में इतनी लाइन पढ़ दी, फिर उसके बाद आपसे पूछ लिया कोई क्वेश्चन तो आप बता नहीं पाओगे, तो इसीलिए हर चीज़ को आप पढ़ के चलिए, हर एक वर्ड को याद करके चलिए, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा शो एनसिस्टमैन मल्टीपल फिजन शो करता है, ठीक है। बहुत सी मिनट में वहाँ पर अमीबास क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, और यहाँ पर एक वर्ड है जिसको हम सूडोपोडियोस्पोर भी पढ़ते हैं, तो उसके अंदर प्रेजेंट होती है क्या, 3 लेयर सिस्ट प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, इसको मैं इंडिकेट कर रही हूँ, ज़रूर याद रखें, ठीक है। तो अब यहाँ पर पढ़ते हैं बाई बर्ड, ठीक है। तो बर्ड में क्या होता है, ये एक्सटर्नली बर्ड निकलती है जो कि हाइड्रा में आपको देखने को मिलती है। गैम्यूल में क्या होता है, इंटरनली बर्ड होते हैं जो स्पंजीज होती हैं, ठीक है, उसमें ये देखने को मिलता है, या फिर आप कह सकते हो पाया जाता है, ठीक है। बात की तो यहाँ पर बर्डिंग सभी को पता है कि हाइड्रा में होता है, इस तरीके से आपका हाइड्रा में एक बार बता देती हूँ, हाइड्रा आपका होगा, ठीक है, ये हाइड्रा है। उसके बाद में क्या नेक्स्ट स्टेज में होगा कि उसमें छोटा सा आपको बर्ड दिखाई पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये बर्ड थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, उसके बाद ये बर्ड डायरेक्टली आप कह सकते हो कि पेरेंट्स की बॉडी से, ठीक है, अलग होकर एक नया इंडिविजुअल या फिर एक नया हाइड्रा बना लेता है, ठीक है। तो इन स्टेजेस को हम क्या कह सकते हैं, इनके अगर नाम अगर हम बताएं तो नाम आप क्या रख सकते हो, ठीक है। बर्ड आया, ये तो हाइड्रा है, ठीक है, यहाँ पर पहला क्या आया, बर्ड। उसके बाद अल्टीमेटली डेवलप बर्ड आया, ठीक है, अल्टीमेटली डेवलप बर्ड बोल सकते हैं, मतलब वहाँ पर छोटा सा बर्ड आपको देखने को मिल गया, ठीक है, मेच्योर होने लगा, फुल्ली मेच्योर हो गया। यहाँ पर मेच्योर होने के बाद में वो क्या हुआ, डायरेक्टली पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है, तो इसको यहाँ पर बर्डिंग का एक एग्जांपल बता सकते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल बर्डिंग भी बोलते हैं। तो इसको पूरा अगर बताया जाए तो एक्सटर्नल बर्डिंग इन हाइड्रा आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं, बाय गैम्यूल्स, ठीक है।
भाई गैम्यूल्स में क्या होता है कि आपका जो है इंटरनल बर्ड्स होती हैं, ठीक है। गैम्यूल्स में कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये, एक मिनट में पूरा पहले आपको बता देती हूँ फिर समझा देती हूँ, ठीक है। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है। यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर अंदर की तरफ ये जो आपने देखे होंगे, जो मैंने ये डैश डैश कर दिया है, ये जो डैश डैश किया है इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे मोनाक्सोन स्पीकुलिस, ठीक है, मोनाक्सोन स्पीकुलिस। तो इसको जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है वो आप पढ़ सकते हैं, मुझे तो यही प्रोनाउंसिएशन अभी तक इसका सही लगा था, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। ये इनर मेम्ब्रेन होती है, इसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहाँ पर जो है ये छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। ये क्या होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या एक गैम्यूल है, ठीक। तो यहाँ पर गैम्यूल फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। फोर्थ वाला क्या है, बाई फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हमेशा आपको फ्लैट बॉम्ब में देखने को मिलता है, ठीक है। फ्लैट बॉम्ब इस तरीके से होगा, इस तरीके से आपका ये पार्टीशन में डिवाइड हो जाएगा यहाँ से, तो नया इंडिविजुअल बन जाता है। अगर इसको काट दोगे, अगर खुद से भी अगर काटो, मरेगा नहीं वो यहाँ पर अलग हो जाएगा और एक नया फ्लैट बॉम्ब बन जाता है, ठीक है। एक नया बन जाएगा, कहीं से भी काट लो, कितने भी पार्टीशन कर लो, तो वो अपना एक नया फ्लैट बॉम्ब बना लेता है, ठीक है। तो अगर ये मान लीजिए एक फ्लैट बॉम्ब है, इसको यहाँ से काट दिया गया है, ठीक है, तो उसकी जो आइज़ हैं वो आपको आगे देखने को मिलेंगी। फिर उसी तरीके से चाहे इधर होगी, इधर तो नहीं बनेगी, इधर ही बन जाएंगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर पूरी बॉडी उसकी डेवलप होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको फ्रेगमेंटेशन भी कहा जाता है। एक बार पॉइंट आउट भी कर लेते हैं। व्हेन द बॉडी ऑफ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक बॉडी है किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जिसको तोड़ दिया गया इनटू फ्रेगमेंट, ठीक है। फ्रेगमेंट का जो फॉर्मेशन होता है उसके अकॉर्डिंग, एंड ईच फ्रेगमेंट, ठीक है, ईच फ्रेगमेंट रीजनरेट टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हर एक जो फ्रेगमेंट को यहाँ पर तोड़ा गया था तो वो एक नया ऑर्गेनिज्म यहाँ पर उसने क्या किया, बना लिया, डेवलप कर लिया। जस्ट एग्जांपल के तौर पर अगर बात की जाए तो मैनी लोअर एनिमल्स, ठीक है, लोअर एनिमल्स, मैनी लोअर एनिमल्स लाइक स्पंजीज, हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्टारफिश, ठीक है। स्टारफिश को भी अगर काट दिया जाए कोई भी जगह से, तो वो यहाँ से मान लीजिए उसको कट कर दिया, तो यहाँ से मान लीजिए उसको कट कर दिया, तो वो क्या करेगी, इतना वो अलग उसका पार्टीशन हो गया, तो वहाँ से वो एक न्यू इंडिविजुअल अपना बना लेगी, वो एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा, वो डेवलप हो जाएगी फुल्ली, उससे वो मरते नहीं हैं, ठीक है। तो मैनी लोअर प्लांट लाइक फंजाई, यहाँ पर फिलामेंटस एल्गी बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो भी आपने प्रोटोनिमा ऑफ मासेस, ठीक है, जो भी आपने यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन यूज़ किया हो वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाई वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, बाई वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, ठीक है, समझने वाली बात है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। प्लांट्स में, ठीक है, इन प्लांट्स वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, कैन गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। कोई भी प्लांट मान लीजिए रूट से डेवलप हो जाए, स्टेम से डेवलप हो जाए और लीफ से डेवलप हो जाए, उसको यहाँ पर न्यू ऑफस्प्रिंग बना लिया, तो वो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कह सकते हो। उसके थ्रू यहाँ पर इसको नाम दिया गया है जिसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, दीज में बी रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब्स, ठीक है। ये यहाँ पर बताए गए हैं कि किस तरीके से उनका फॉर्मेशन होगा, वो जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। ये नाम है रनर, ठीक है, राइजोम, सकर, उसके बाद में ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ईटीसी, ठीक है। ये नाम आपको एक तरीके से बता दिए इंडिकेट करने के लिए, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाओ, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी नेचुरल आर्टिफिशियल बोल सकते हो इसको। नेचुरल आर्टिफिशियल क्यों बोला गया, मान लीजिए कोई पटेटो है, ठीक है, पटेटो क्या है, छोटी छोटी बर्ड्स निकल आती हैं। जब कभी भी आपने देखा होगा इसकी खेती होती है तो जहाँ पर बर्ड्स होती हैं उसको उतने हिस्से में यहाँ पर ऐसे इस तरीके से काट लिया जाता है, और आपके जो भी यहाँ पर सॉइल है, सैंड है, उसके नीचे इसको रख दिया जाता है। इस तरीके से ये बनाई जाती है, उसमें फिट कर देते हैं, तो एक नया पौधा या प्लांट बोल सकते हो निकल आता है, और नीचे यहाँ पर काफ़ी सारे रूट में पटेटोज़ भी आने लगते हैं। तो इस तरीके से इसको आर्टिफिशियल और नेचुरल आर्टिफिशियल का नाम दिया गया है, ठीक है। सभी को समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। सो नेक्स्ट अपना देखते हैं बाई स्पोर, स्पोर के फॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है, जिसको स्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं। स्पोर आर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, प्रोड्यूस बाई माइटोसिस डिवीजन होगा, हेंस कॉल्ड माइटोस्पोर भी कहा जाएगा, विच जर्मिनेट टू गिव राइज न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। दिस मेथड इज कॉमन इन द थैलेपाइट, ठीक है, थैलेफाइट भी बोल सकते हो, फंजाई और एल्गी इसको कहते हैं। कॉमन नेम इसका क्या है, थैलेपाइट का, यहाँ पर फंजाई और एल्गी, ठीक है। स्पोर में भी देखिए यहाँ पर नाम कुछ दिए हैं, स्पोर में भी मतलब आपका ज़ूस्पोर, ठीक है, जो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे नाम दे रखे हैं, कोनिडिया वगैरह, तो इसमें यहाँ पर ये पाया जाता है जो कि मोस्ट कॉमन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ये पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, इसको क्या बोलते हैं, पार्थोजेनेसिस, ठीक है, पार्थोजेनेसिस। एग्जाम्पल, ठीक है, रोटीफायर
इसको रोटीफर ही आई थिंक पढ़ेंगे। एंड इवन सम लिजर्ड एंड बर्ड्स, ठीक है। तो ये किस किस में पाया जाता है यहाँ पर देख सकते हो आप, ये एग्जांपल आपको दिए हनी बी, रोटीफर्स, इवन सम लिजर्ड और बर्ड्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम पार्थोजेनेसिस बोलते हैं, जो कि आपका क्या है, पार्थोजेनेसिस यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम यहाँ पर अनफर्टिलाइज्ड एग, एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है बट यहाँ पर एक नया इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, डेवलप हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्थोजेनेसिस। अब यहाँ पर पार्थेनोकार्पी क्या होता है, मेरा क्वेश्चन आपसे है, पार्थोजेनेसिस एक वर्ड आया है तो अब आप बताएंगे कि पार्थेनोकार्पी क्या होता है, ठीक है। इसका आप आंसर मुझे डिस्क्रिप्शन में तो मैं नहीं दूंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी, कमेंट में मुझे इसका आंसर सभी लोगों से चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में जिसका आंसर करेक्ट होगा मैं उसका नाम अनाउंस करूँगी, ठीक है। तो पार्थेनोजेनेसिस के बाद में पार्थेनोकार्पी क्या होता है मुझे ज़रूर बताना। सिंस इट इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट दे आर कंसिडर एज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब कभी भी कोई भी यहाँ पर इंडिविजुअल का, ठीक है, जन्म हो रहा है या फिर वो प्रोड्यूस हो रहा है या फिर वो जनरेट हो रहा है, कह सकते हो, जनरेट तो नहीं, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग बन रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो विदाउट पेरेंट्स के होगा, तो वहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको नाम बोलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ओनली वन पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, कोई अदर यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को भी आप समझ जाइए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होगा, कोई भी न्यू यहाँ पर न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर ये एग्जांपल्स के तौर पर आपको बताया है बाइनरी फिजन, जो कि अमीबा में हुआ था, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा तो यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स डेवलप हो जाएंगी और ये अलग हो जाएंगी, जो कि न्यू इंडिविजुअल बन गए हैं, जो कि नए अमीबा हैं, ठीक है। बर्डिंग में क्या हुआ, पेरेंट सेल है, यहाँ पर डिवीजन हुआ, किस डिवीजन नहीं होता, यहाँ पर एक बर्ड्स निकल आती है, बर्ड मेच्योर होती है, उसके बाद में न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है। बर्ड इन हाइड्रा में किस तरीके से होता है, यहाँ पर एक देख सकते हो बर्ड निकल आई है, मैंने अभी गैम्यूल का फॉर्मेशन बताया था यहाँ पर इन स्पंजीज में, ठीक है, थोड़ी देर पहले स्किप कर लेना, अगर नहीं पता है तो रिपीट करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पर जूस्पोर का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है, जो कि इंटरनली होता है, सभी को कोनिडिया का यहाँ पर देख सकते हो, ये छोटे छोटे यहाँ पर गैम्यूल्स या इनको कॉर्न भी बोलते हैं, ये बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए एक्सिलरी बर्ड इन पोटैटो, जिसको हम आई भी कहते हैं, ये बर्ड्स निकल आती हैं, इसके थ्रू यहाँ पर क्या होता है, जिसको हमने बोला था नेचुरल आर्टिफिशियल बोला था, ठीक है, नेचुरल आर्टिफिशियल यही नाम बताया था ना, एक मिनट देख लेते हैं। यहाँ पर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है वो नेचुरल आर्टिफिशियल के नाम से बताया गया था। ये जिंजर का है, जिसको राइजोम भी कहते हैं, ठीक है, राइजोम के नाम से भी आप अगर जानते हैं तो जिंजर है ये। उसके बाद में ऑफसेट ऑफ हाइड्रा, यहाँ पर हाइकेंथ, ठीक है, हाइकेंथ का यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द, ठीक है, ये सिंपली मैं, आप ये सब ना देखें, मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझा देती हूँ, ठीक है। गांव से अगर बिलोंग करते हैं बच्चे, वो अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। मान लीजिए कोई यहाँ पर एक थोड़ा सा पूल टाइप का है, मान लीजिए कोई तालाब है, तो सभी लोगों ने देखा होगा उस तालाब में एक घास तरीके की आ जाती है, ठीक है, एक घास आती है जिसको यहाँ पर टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, जिसको यहाँ पर टेरर ऑफ बंगाल हाइकेंथ भी बोलते हैं, वाटर हाइकेंथ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करती है, ऑक्सीजन जो होती है सारी की सारी ऑक्सीजन को खींच लेती है, जो उसमें होती है वाटर में। अगर वहाँ पर फिशिंग का कोई काम होता है तो आपने देखा होगा कि फिशिंग का काम होगा, अगर ये वहाँ पर प्रेजेंट है तो उसको बार बार वहाँ से हटा दिया जाता है, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन करती है, किसका, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन कर लेती है, वाटर से सब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो वहाँ पर क्या है, फिश जो होंगी वो मरने लगती हैं, ठीक है, मरने लगती हैं, वहाँ से वो अपना क्या है, वो जो पानी है वो थोड़ा सा डेंजर हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है, उसमें टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए इसको जो है टाइम से वो लोग हटाते रहते हैं, ठीक है, इसको टाइम से हटाते रहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है अगर फिशिंग का वर्क चल रहा है तो, जिसको हम वाटर हाइकेंथ भी बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल के नाम से इसको सभी लोगों ने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी की बुक में दिया भी था, ठीक है। तो ये सिर्फ यहाँ पर अगर ना पढ़ें, सिर्फ मेरी बातें अगर सुन ली हैं तो आप तब भी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। चाहे तो पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होंगे कि वाटर हाइकेंथ है क्या इस टाइम पर, ठीक है। ये लीफ है, लीफ में ब्रायोफिल्म आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लीफ के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, प्रोपगेशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे ये वो निकल आते हैं रूट्स, उसके बाद में लीफ निकल आती है, तो एक नया सा पौधा बन जाता है। बॉलविल, ये आपने सभी ने नाम सुने ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ही था जो आज हम डिस्कस कर रहे थे, ये सब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने बता दिया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये ज़रूर पढ़ लेना। वाटर हाइकेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस किस तरीके से बनता है, जैसे कि कोई भी तालाब में अगर फिशिंग हो रही है, वहाँ पर अगर फिशिंग का वर्क चल रहा है, तो वहाँ पर जो रीज़न क्या होगा, जो फिश डेथ हो जाएंगी, फिशिंग की अकॉर्डिंग अगर बताया जाए कि जो वहाँ पर मछलियाँ हैं वो मर जाएंगी, क्यों मर जाएंगी, तो वो वाटर हाइकेंथ की वजह से, क्योंकि वो ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन करता रहता है, ठीक है, वहाँ पर वो टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है और एब्जॉर्प्शन करता है किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। आई होप सभी लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे, ठीक है।
वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने शेयर करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद दोस्तों।